हेलो दोस्तों, मैं गणेश नेगी जीएस विजन के ऑफिशियल पेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थारू समुदाय के बारे में, यानी कि थारू जनजाति के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर देखा था कि थारू समुदाय के लोग वर्तमान में उत्तराखंड के कौन कौन से क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, ठीक है, और किस जिले में या किस जनपद या किस जिले में यह मुख्य रूप से वर्तमान में निवास करते हैं। और हमने देखा था कि उत्तराखंड के अलावा यह भारत के किन राज्यों में भी निवास करते हैं, जिसमें हमने देखा था कहाँ आपका बिहार में, उत्तर प्रदेश में व नेपाल देश के कई क्षेत्रों में भी थारू समुदाय के लोग निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि थारू जनजाति के लोग का या थारू जनजाति के लोगों का घराने कौन से हैं या इनके गोत्र कौन से हैं, जिनको हम क्या जातियां बोलते हैं। तो कौन कौन से इनके गोत्र हैं, किन गोत्रों में ये बटे हुए हैं, ये सब चीज़ें हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा वही रहेगा, कौन सा, थारू समुदाय, ठीक है। आगे हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो टॉपिक हमारा वही रहेगा थारू समुदाय, ठीक है। थारू समुदाय हमारा टॉपिक वही रहेगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमने देखा था कि यह अपनी जीविका यानी कि अपने जीने का साधन किस रूप में यहाँ पर उसको चलाते हैं, जिसमें हमने देखा था कि ये आखेट भी करते हैं, आपका कृषि वगैरह करते हैं, और आपका क्या, आपका मुख्य रूप से इनका क्या है, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, तो बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना की। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, शारीरिक संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो थारू समुदाय के लोग कद में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कद इनका थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, कद इनका छोटा होता है, ठीक है। समतल नाक होती है इनकी, नाक मतलब आपकी दबी हुई या पिचकी हुई बोल सकते हो आप, समतल इनकी नाक होती है, ठीक है। नाक क्या होती है इनकी, समतल होती है। और इनकी जो मुखाकृति होती है, ठीक है, मुखाकृति मतलब मुख का आकार वो कैसा होता है, आपका चौड़ा होता है। मतलब मुखाकृति इनकी कैसी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। मुखाकृति इनकी चौड़ी होती है, किसकी, थारू समुदाय की, ठीक है। जो इनका जो शरीर का ढांचा है या शरीर की जो इनकी बनावट है वो किससे मिलती है, मंगोल प्रजाति के लक्षण उसमें देखे जाते हैं। तो मंगोल प्रजाति के काफ़ी निकट इनके क्या है, शारीरिक बनावट है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि मंगोल प्रजाति से इनकी जो शारीरिक बनावट क्या है, काफ़ी मिलती जुलती है, किससे, मंगोल प्रजाति से। क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर सकते हो आप। तो किससे मिलती है, मंगोल प्रजाति से मिलती जुलती है। तो ये थी इनकी क्या, शारीरिक संरचना, किसकी, थारू समुदाय की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा, ठीक है। वेशभूषा की अगर मैं बात करूं तो थारू समुदाय के लोग, ठीक है, थारू समुदाय के पुरुष लोग क्या पहनते हैं, लंगोटी, ठीक है। कौन पहनते हैं, पुरुषों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पुरुष लोग पहनते हैं आपका लंगोटी, पुरुष आपका लंगोटी पहनते हैं, जो थारू समुदाय का एक पारंपरिक वस्त्र है, ठीक है। कौन, लंगोटी आपका, ठीक है। कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, जो जनरली सब पुरुष पहनते ही हैं, ठीक है। टोपी पहनते हैं, वो साफा पहनते हैं, ठीक है। टोपी पहनते हैं, लंगोटी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, वो साफा पहनते हैं आपका, ठीक है दोस्तों। बात करें क्या इनकी स्त्रियों की, बात करें इनके स्त्रियों की, तो इनकी स्त्रियां क्या पहनती हैं, आपका बूटेदार कुर्ता पहनती है, ठीक है। काली ओढ़नी पहनती है, ठीक है। चूड़ीदार पैजामा पहनती है, रंगीन लहंगा पहनती है, रंगीन लहंगा भी
पहनती है। जनरली जो महिलाएं वर्तमान में जिन वस्त्रों को धारण करती हैं वही यहाँ की महिलाएं भी क्या पहनती हैं आपका, ठीक है। तो यह इनकी क्या है, वेशभूषा है, किसकी, पुरुषों की और महिलाओं की, यह इनकी वेशभूषा हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हाँ यहाँ की महिलाएं क्या चोली भी पहनती है, ठीक है। चोली भी एक प्रकार का वस्त्र है, चोली, ठीक है। चोली भी यहाँ की महिलाएं पहनती हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों थारू समुदाय के भोजन या भोज्य पदार्थ, ठीक है। मतलब कौन कौन सा भोजन ये अपने उपयोग में मुख्य रूप से लाते हैं, ठीक है। भोजन, ठीक है, थारू समुदाय का भोजन, ठीक है। भोजन की बात करें तो मछली और चावल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मछली और चावल, ठीक है। मछली वो चावल इनका मुख्य भोज्य पदार्थ है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि थारू समुदाय का मुख्य भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो क्या होगा हमारा, मछली और चावल थारू समुदाय का क्या है, मुख्य भोज्य पदार्थ है। इसके अलावा यह दूध दही व मांस, दूध दही व मांस का सेवन भी करते हैं। किसका, दूध दही, ठीक है। तो जनरली सभी लोग करते हैं, दूध दही मांस का सेवन भी यह लोग करते हैं। कौन, थारू समुदाय के लोग आपका, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें इनके पेय पदार्थों में, ठीक है, बात करें इनके पेय पदार्थों में, तो यह तंबाकू व मदिरा, तंबाकू व मदिरा, मदिरा किसे बोला गया है, शराब को, ठीक है। तंबाकू व मदिरा का सेवन मुख्य रूप से करते हैं अपने पेय पदार्थों में। किसका, तंबाकू व मदिरा, ठीक है। तंबाकू व मदिरा पदार्थों का सेवन यह अपने क्या पेय पदार्थों में करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है अब, क्योंकि थारू समुदाय द्वारा स्वयं चावल से निर्मित एक शराब बनाई जाती है, ठीक है। इस समाज द्वारा, ठीक है, चावल से निर्मित एक मदिरा, चावल से निर्मित स्वयं यह मदिरा बनाते हैं, निर्मित स्वयं मदिरा बनाते हैं, मदिरा बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे यह स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसे यह स्थानीय भाषा में बोलते हैं आपका जाड़। क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आपका जाड़। स्थानीय भाषा में उसे बोला जाता है आपका जाड़, यानी कि जाड़ को, ये शराब को ये जाड़ बोलते हैं, जिसे ये स्वयं निर्मित करते हैं, किससे, चावल से आपका, ठीक है दोस्तों। तो यह था किसका, थारू समाज का भोजन वगैरह, ठीक है, या भोज्य पदार्थ, ठीक है, जिसे ये उपयोग में लाते हैं आपका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इनके आवास की या इनके रहन सहन की, किसके, थारू समुदाय की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रहन सहन या आवास बोल सकते हैं हम, ठीक है, रहन सहन या आवास। दोस्तों थारू समुदाय के लोग अपने घर मुख्य रूप से लकड़ी, लट्ठे या नरकुल, ठीक है, मुख्य रूप से यह अपने घर लकड़ी, लट्ठे या नरकुल एक प्रकार की लकड़ी होता है, ठीक है, नरकुल से बनाते हैं। तो मुख्य रूप से यह अपने घर किससे बनाते हैं, आपका लकड़ी, लट्ठे या नरकुल से बनाते हैं आपका, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि थारू समुदाय के लोग अपने घरों को हमेशा उत्तर पश्चिम की ओर बनाते हैं, ठीक है। थारू समुदाय के लोग अपने घरों को हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर बनाते हैं, और इनके जो द्वार होते हैं या घर के जो द्वार होते हैं वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर होते हैं। यानी कि जो इनके घर बनते होंगे, कैसे बनते होंगे, ये हमने दिशा निर्धारित कर ली, ये हमारी उत्तर है, ये हमारी दक्षिण है, ठीक है। यानी कि जो इनका घर बनता होगा ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसके द्वार क्या बनेंगे, आपकी पूरब की तरफ होंगे, क्योंकि पूर्व दिशा क्या है, आपकी ये है ना, ठीक है। ईस्ट दिशा कौन सी है, ये वाली है। तो इनके घर आपके उत्तर दक्षिण की ओर होते हैं, और घर के जो द्वार होते हैं, जो प्रवेश द्वार होते हैं, वो आपका पूर्व दिशा की ओर होते हैं, ठीक है। तो थारू समुदाय के लोग इस प्रकार अपने घरों का निर्माण करते हैं आपका, ठीक है। बात करें, ठीक है, इनके अपोजिट कुछ लोग अपने घरों को विपरीत दिशा में बनाते हैं। इनके अपोजिट कुछ लोग इन्हीं के समुदाय के अपने घरों को अपोजिट दिशा में बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपका
उल्ट हवा कहा जाता है। यानी कि इस दिशा के अपोजिट, ठीक है, मैक्सिमम थारू लोग जो अपने घर बनाते हैं उत्तर दक्षिण दिशा की ओर बनाते हैं और घरों के जो द्वार होते हैं वो पूर्व दिशा की ओर होते हैं। ठीक है, इनके अपोजिट थारू समुदाय के लोग जो अपने घरों को इनके अपोजिट बनाते हैं उन लोगों को कहा जाता है उल्ट हवा। उन लोगों को उल्ट हवा कहा जाता है। नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करें किसकी, इनकी वैवाहिक प्रथाओं की। ठीक है, इनके समुदाय में भी कुछ वैवाहिक प्रथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। ठीक है, बात करते हैं इनकी वैवाहिक प्रथा। वैवाहिक प्रथा की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इनके समाज में कुछ वैवाहिक प्रथा भी काफ़ी प्रचलित है आपकी। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो थारू समाज क्या है, एक मातृ सत्तात्मक समाज है। मातृ सत्तात्मक मतलब यहाँ पर या यहाँ के परिवारों पर माता की प्रधानता होती है। यहाँ के परिवार में माता की प्रधानता होती है, मतलब माता की अनुमति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। ठीक है, परिवार कैसा है, मातृ सत्तात्मक, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जौनसारी समुदाय पढ़ा था। ठीक है, और भोटिया समुदाय हमने पढ़ा था। तो भोटिया समुदाय और जौनसारी समुदाय हमें कैसे मिले थे, पितृ सत्तात्मक मिले थे। यानी कि परिवार में पिता की प्रधानता होती थी, किसमें, भोटिया और जौनसारी समुदाय में। लेकिन बात करें थारू समुदाय में, तो थारू समुदाय में परिवार में माता की क्या होती है, प्रधानता होती है। और यहां पर मुख्य रूप से एक पत्नी विवाह प्रचलित है। यहाँ पर मुख्य रूप से एक पत्नी विवाह प्रचलित है। यानी कि इनके समाज में पुरुषों द्वारा एक ही शादी की जाती है, एक ही स्त्री से शादी की जाती है। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो हमने जौनसारी समुदाय पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि जौनसारी समुदाय में लगभग क्या होती है, बहुपत्नी विवाह प्रथा क्या है, काफ़ी प्रचलित है। मतलब वहाँ के पुरुषों द्वारा क्या, एक से अधिक स्त्रियों से विवाह किया जाता है। कहाँ, जौनसारी समुदाय में। लेकिन इस समुदाय में केवल पुरुषों द्वारा एक ही स्त्री से विवाह किया जाता है, जिसको बोलते हैं आपका एक पत्नी विवाह प्रथा। लेकिन कुछ मात्रा में, या बोल सकते हैं बहुत कम मात्रा में, यहाँ पर बहुपत्नी विवाह प्रथा ही प्रचलित है। बहुत कम मात्रा में यहाँ पर बहुपत्नी विवाह प्रथा भी प्रचलित है, जो ना के बराबर है, बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है आपकी बहुपत्नी विवाह प्रथा। ठीक है, जो इस समाज में प्रचलित है आपका। ठीक है दोस्तों, बात करें उसके बाद कि इनका, ठीक है, तो इनमें विवाह की एक दूसरी प्रथा है जिसका नाम है बदला विवाह प्रथा। बदला विवाह प्रथा, बदला विवाह प्रथा। बदला विवाह प्रथा का अर्थ समझते हो, इसका अर्थ है कि ये आदान प्रदान, यानी कि यह लोग आपका क्या करते हैं, एक ही घर में, ठीक है, समझाता हूँ। इसका मतलब बदला विवाह प्रथा का मतलब होता है कि एक ही घर में आदान प्रदान करना। यहाँ की लड़की यहाँ आएगी, यहाँ की लड़की वहाँ जाएगी। सपोज दो परिवार वाले हैं, ठीक है, अगर वो आपस में विवाह संबंध बनाना चाहते हैं तो वह लड़की इस घर से, ये लड़की यहाँ आएगी, इस घर की लड़की क्या है, इस घर में जाएगी। मतलब आदान प्रदान, बदला विवाह प्रथा मतलब आदान प्रदान, जिसे अट्टा सट्टा भी बोल सकते हैं। अट्टा सट्टा भी वही होगी आपका बदला विवाह प्रथा। किसमें थी, आपका थारू समाज में थी आपकी। ठीक है दोस्तों, बात करें उसके बाद तो इनके समाज में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी प्रथा है, नेक्स्ट, तीन टिकड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीन टिकड़ी प्रथा। इंपॉर्टेंट क्यों है, तीन टिकटी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन टिकटी प्रथा भी इनके समाज में काफ़ी प्रचलित है। तीन टिकटी प्रथा का अर्थ समझते हो, मतलब यह अपने रिश्तेदारी में भी विवाह संपन्न करवा देते हैं। अपने रिश्तेदारी के मध्य भी विवाह संपन्न होते हैं। और किनके बीच होते हैं, तो ममेरे व फुफेरे भाई बहनों के बीच। ठीक है, ममेरे व फुफेरे भाई बहनों के बीच इस प्रथा के तहत इस जनजाति में विवाह संपन्न हो जाते हैं।
ठीक है। लेकिन वर्तमान में यह प्रथा भी बहुत कम प्रचलन में रह चुकी है, मतलब अब विलुप्त हो चुकी है। अब लगभग ये चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन पहले यह प्रथा थारू समुदाय में थी। 3 टिकड़ी का मतलब यह है कि यह लोग अपने रिश्तेदारी में, मतलब ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह संपन्न करवाते थे। यही क्या थी आपकी 3 टिकड़ी प्रथा थी, ठीक है। यानी कि ममेरे व फुफेरे, ममेरे व फुफेरे भाई बहनों के बीच, भाई बहनों के बीच विवाह संपन्न, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो, पूछ लेगा कि 3 टिकड़ी प्रथा किस समाज में प्रचलित है। क्वेश्चन तो पहले बन चुका है, लेकिन यह भी पूछ लेगा कि 3 टिकड़ी प्रथा का अर्थ क्या है। तो यानी कि 3 टिकड़ी प्रथा का अर्थ क्या है कि अपने ही रिश्तेदारियों में विवाह संपन्न कराना, और मुख्य रूप से ममेरे व फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह संपन्न कराना, यही क्या थी 3 टिकड़ी प्रथा थी आपकी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपका, तो यहाँ पर कुछ अन्य प्रथाएं भी थी, ठीक है। 3 टिकड़ी थी, कुछ अन्य प्रथाएं भी यहाँ पर प्रचलित थी आपकी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो विवाह को या विवाह की बात करवाने वाला, मतलब जो विवाह की बात करवाने वाला, समझ रहे हो मेरे बोलने का मतलब है लड़की के घर वालों और लड़कों के घर वालों को मिलाने वाला, ठीक है। बात करवाने वाला या मिलाने वाला, उसको बोलते हैं थारू समुदाय में मझापति। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका मझापतिया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब है कि विवाह की बात करवाने वाला, यानी कि लड़की की तरफ से और लड़के के तरफ से, दोनों के बीच विवाह संबंध स्थापित करने वाला मध्यस्थ, जिसे क्या बोलेंगे हम, मध्यस्थ बोलेंगे। विवाह की बात करवाने वाला मझापतिया कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता था, मझापतिया कहलाता था आपका, ठीक है दोस्तों। तो यह इनकी कुछ वैवाहिक प्रथाएं हैं, ठीक है। उसके बाद इनके जो विवाह की जो चरण होते हैं, इनके जो विवाह के चरण होते हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे हम, विवाह के चरण, इनके विवाह के चरण, किन किन चरणों में इनके विवाह संपन्न होते हैं, ठीक है। विवाह के दौरान कौन कौन से चरण इनके किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह का जो पहला चरण है इनका, इसका नाम है दिखनौरी प्रथा। क्वेश्चन बनता है दिखनौरी प्रथा, ठीक है। दिखनौरी प्रथा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसमें है, यह थारू समुदाय के विवाह का पहला चरण है, दिखनौरी प्रथा। इस प्रथा के तहत सगाई से, कब, इस प्रथा के तहत सगाई से 1 हफ्ता पूर्व, यानी कि सगाई, देखो ध्यान रखना, सगाई को यह लोग स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं सगन छलो बोलते हैं, ठीक है। सगुन छलो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दिखनौरी प्रथा में सगाई से 1 सप्ताह पूर्व, कब, 1 सप्ताह पूर्व, कौन, कन्या पक्ष वाले, कन्या पक्ष वाले कहाँ जाते हैं, वर पक्ष के यहाँ, कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के यहाँ जाते हैं। यानी कि सगाई से 1 सप्ताह पूर्व कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के यहाँ जाते हैं, और वर पक्ष वाले कन्या पक्ष का स्वागत किससे करते हैं, मदिरा, यानी कि शराब, ठीक है। इनकी प्रथा है, इनकी परंपरागत प्रथा है। कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के यहाँ जाते हैं सगाई से 1 हफ्ता पूर्व, और वर पक्ष वाले कन्या पक्ष का स्वागत मदिरा से करते हैं, ठीक है, मदिरा से करते हैं, ठीक है। और यही क्या है, और टीके की, मदिरा से करते हैं और टीके की रस्म अदा की जाती है, टीका रस्म अदा की जाती है, टीका रस्म अदा की जाती है,
ठीक है, यानी कि सगाई से एक सप्ताह पूर्व कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के घर जाते हैं और वर पक्ष मदिरा से कन्या पक्ष का स्वागत करता है और टीके की रस्म पूरी की जाती है। यही क्या है हमारी दिखनौरी प्रथा, यही क्या है हमारी दिखनौरी प्रथा है आपकी। ठीक है, तो पहला चरण विवाह का इनका यह था आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हमारा जो चरण है विवाह का उसका नाम है अपना पराया। कौन सा है, अपना पराया, अपना पराया रस्म, अपना पराया रस्म आपकी। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखा जाए जो अपना पराया रस्म है यह क्या है, एक सगाई की रस्म है, एक सगाई की रस्म है, मतलब इसमें सगाई वगैरह की जाती है। सगाई को मैंने क्या बोला था अभी, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, सगुन छलो बोलते हैं, सगुन छऊ, सगुन छऊ बोलते हैं। ठीक है, सगाई को स्थानीय भाषा में सगुन छऊ बोलते हैं। तो सगाई की रस्म क्या है, आपका अपना पराया है। ठीक है, तो इसमें आपका लड़के पक्ष वाले, लड़के पक्ष वाले, लड़के पक्ष वाले या वर पक्ष वाले लड़की के घर क्या लेके जाते हैं, तो लड़की के घर ये गुड़ की भेली, गुड़ की भेली या आपका मिठाई या मछली, मछली मैंने आपको बोला है थारू समाज का एक प्रमुख क्या है, आहार है। चावल और मछली इनका मुख्य आहार है। तो लड़के पक्ष वाले लड़की के घर में गुड़ की भेली, मिठाई व मछली लेके जाते हैं। अगर लड़की वाले इसे स्वीकार कर लेते हैं, अगर लड़की वाले इसे स्वीकार कर लेते हैं तो राम राम समधी, स्वीकार कर लेते हैं तो राम राम समधी, राम राम समधी कहकर यह रस्म पूरी की जाती है। यह रस्म कहकर यह सगाई की रस्म, ठीक है, यह सगाई की रस्म पूरी की जाती है। ठीक है, यह सगाई की रस्म पूरी की जाती है। समझ में आया। अपना पराया विवाह का दूसरा चरण है, इसमें सगाई होती है जिसे ये स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, सगुन छवो बोलते हैं। ठीक है, इसमें लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष के घर जाते हैं और क्या लेके जाते हैं, गुड़ की भेली लेके जाते हैं या मिठाई या मछली लेके जाते हैं। अगर लड़की पक्ष वाले इसको स्वीकार कर लेते हैं तो राम राम समधी कहकर यह सगाई की रस्म पूरी की जाती है। तो यह था थारू समुदाय का दूसरा चरण, जिसको हम बोलेंगे अपना पराया या आपका क्या, सगाई की रस्म आपका। ठीक है, और इस रस्म के बाद यह एक दूसरे को गुड़ बांटते हैं। इस रस्म के बाद यह एक दूसरे को क्या बांटते हैं, गुड़ बांटते हैं, यानी कि सगाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद खुशी के मौके पर ये एक दूसरे को गुड़ बांटते हैं। आपका कौन, आपका थारू समुदाय के लोग आपका। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों क्या, उसके बाद नेक्स्ट जो इनका शादी का चरण है या विवाह का चरण है उसका नाम है बात कट्टी। बात कट्टी, बात कट्टी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि शादी से 10-15 दिन पूर्व, शादी से 10-15 दिन पूर्व, ठीक है, शादी से 10-15 दिन पूर्व आपका। ठीक है, शादी से 10-15 दिन पूर्व कहाँ, लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष के घर जाते हैं, लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष के घर जाते हैं और शादी की तिथि निश्चित करते हैं। शादी की तिथि निश्चित की जाती है, मतलब इस रस्म में शादी की तिथि निश्चित की जाती है। शादी की तिथि निश्चित की जाती है किस रस्म में, बात कट्टी रस्म में। ठीक है, 10-15 दिन पूर्व शादी से, लेकिन वैसे जनरली आपने देखा होगा कि 10-15 दिन पूर्व तो नहीं जाते हैं, लगभग आपका 2 या 3 माह पूर्व जाते हैं। आपका कौन, लड़के पक्ष वाले लगभग 2-3 माह। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे क्षेत्रों में जो भी शादियां वगैरह होती हैं उसमें लगभग शादी से 2-3 माह पूर्व लड़की के घर में जाया जाता है और शादी
की तिथि को निश्चित किया जाता है। तो आपका बात कट्टी रस्म क्या है? शादी की तिथि को निश्चित करना, यही बात कट्टी रस्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारी रस्म है नेक्स्ट, इसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका विवाह। नेक्स्ट रस्म है आपकी विवाह, मतलब विवाह संपन्न होता है, मतलब विवाह संपन्न होता है आपका। नेक्स्ट रस्म है हमारी कौन सी? विवाह की। ठीक है, विवाह की रस्म है नेक्स्ट है। ठीक है, विवाह जो होता है इनका वो आपका कब होता है? आपका फुलेरा दूज। ठीक है, विवाह जो इनका होता है प्रमुख रूप से कब होता है? आपका माघ या फुलेरा दूज में, यानी कि माघ माह या फुलेरा दूज में, माघ माह या फुलेरा दूज में इनके विवाह संपन्न होते हैं आपके। ठीक है, माघ या फुलेरा दूज में इनके विवाह संपन्न होते हैं आपके। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, मुख्य रूप से यह विवाह की तिथि या मुख्य रूप से यह विवाह का दिन, मुख्य रूप से यह विवाह का दिन आपका रविवार या बृहस्पतिवार, जैसे गुरुवार, बृहस्पतिवार या रविवार को निश्चित करते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, मुख्य रूप से विवाह का दिन यह रविवार या बृहस्पतिवार को निश्चित करते हैं और बारात के साथ, ठीक है, बारात के साथ एक टोकरी में, बारात के साथ एक टोकरी में 5 कपड़े, मछली, दही और एक पानी का घड़ा रखते हैं। यानी कि बारात के साथ एक टोकरी में 5 कपड़े, दही, मछली और एक पानी का घड़ा रखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक जलता हुआ चिराग भी रखा जाता है और इसी के ऊपर एक जलता हुआ चिराग भी रखा जाता है और इस चिराग को लकड़ी के घर में रखा जाता है, जिसके बाद में 7 फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद में 7 फेरे लिए जाते हैं और फेरों को क्या बोलते हैं? ये फेरों को भौरे बोलते हैं। फेरों को यह भौरे भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भौरे भी बोलते हैं। यानी कि शादी का दिन यह मैक्सिमम देखा जाए, शादी का दिन यह मुख्य रूप से रविवार या बृहस्पतिवार को क्या रखते हैं और बारात के साथ एक टोकरी में 5 कपड़े, दूध, मछली और आपका क्या एक पानी का घड़ा रखा जाता है और इसके ऊपर एक जलता हुआ चिराग भी रखा जाता है। इस चिराग को लकड़ी के घर में रखा जाता है। बाद में इसके 7 फेरे लिए जाते हैं और फेरे को यह भौरे भी कहते हैं। फेरे को यह भौरे भी कहते हैं। कौन? आपका थारू समुदाय के लोग आपका। देखिए दोस्तों, बात करें उसके बाद, ठीक है, विवाह संपन्न हो गया। ठीक है, थारू समुदाय का विवाह संपन्न हो गया और विवाह के पश्चात, ठीक है, विवाह संपन्न होने के बाद, विवाह संपन्न जब हो जाता है तो लड़की केवल एक दिन अपने ससुराल में रहती है। उसके अगले दिन यह अपने पिता या भाई के साथ वापस चली जाती है। ठीक है, विवाह संपन्न होने के बाद, यानी कि लड़की केवल एक दिन अपने ससुराल में रुकती है, उसके अगले दिन यह अपने पिता या भाई के साथ वापस चली जाती है। किसमें? शादी के बाद थारू समुदाय में आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें हम, ठीक है, कि कौन सी रस्म है शादी के बाद जो इनकी नेक्स्ट रस्म है, उसके बाद उसका नाम है चाला। ठीक है, विवाह के बाद जो नेक्स्ट रस्म है उसका नाम है चाला रस्म। चाला रस्म यानी कि शादी के 2 या 3 माह बाद, यानी कि शादी के 2 या 3 माह बाद, 3 माह बाद, ठीक है, 3 माह बाद ज्येष्ठ या बैसाख माह में, ज्येष्ठ या, ठीक है, शादी के 2 या 3 माह बाद ज्येष्ठ या बैसाख माह में कौन? विवाहित लड़की अपने ससुराल में रहने लगती है, मतलब अपने ससुराल में निरंतर रहने लगती है। ठीक है, विवाहित कन्या या विवाहित महिला अपने ससुराल में रहने लगती है। ठीक है, अपने ससुराल में रहने लगती है।
ठीक है, रहने लगती है कौन? विवाहित महिला। 2-3 माह बाद ज्येष्ठ या बैसाख माह से वह अपने ससुराल में रहने लगती है। इसे क्या बोला गया है? चाला रस्म बोला गया है। इसे ही चाला रस्म बोला गया है। ठीक है, तो विवाह के हमने चरण देखे थे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से? पहले दिखनौरी प्रथा देखी थी हमने, उसके बाद कौन सी थी? अपना पराया रस्म, फिर बाद कट्टी रस्म थी, फिर विवाह की रस्म संपन्न हुई, फिर आपकी क्या हुई? आपकी कौन सी? चाला रस्म संपन्न हुई। तो ये इनके विवाह के चरण थे, किसके में? थारू समुदाय के आपके। देखिए दोस्तों, बात करें उसके बाद इस जनजाति में, थारू समुदाय में विधवा विवाह भी काफी प्रचलन है। ठीक है, थारू समुदाय में कौन सा विवाह? विधवा विवाह। विधवा विवाह भी काफी प्रचलित है। थारू समुदाय में विधवा विवाह भी काफी प्रचलित है। ठीक है, विधवा विवाह भी काफी प्रचलित है। ठीक है, विधवा विवाह में अगर विवाहित महिला का पति अगर मर जाता है, विवाहित महिला का पति अगर गुजर जाता है, तो उसके पिता बिना कुछ कर्म कांड के अपनी पुत्री को दोबारा किसी अन्य पुरुष के हाथों में सौंप देते हैं। ठीक है, विधवा विवाह का भी प्रचलन वहाँ पे काफ़ी है थारू समुदाय में। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जब विवाहित महिला का पति गुजर जाता है तो उसका पिता बिना कुछ कर्मकांड के, ठीक है, उस विवाहित महिला को पुनः किसी अन्य पुरुष को सौंप देता है। ठीक है, और इसके लिए अपने बिरादरी के लोगों के बीच, ठीक है, जब वो अपनी पुत्री को किसी अन्य पुरुष में सौंप देता है तो इसके पश्चात वह अपनी बिरादरी के लोगों में इसके पश्चात वह अपनी बिरादरी मतलब जो भी उनके परिवार के लोग हैं, अपनी बिरादरी के लोगों को एक भोज देता है। ठीक है, उस भोज का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस भोज का नाम क्या है? लठ भरवा भोज। ठीक है, लठ भरवा भोज बोला गया है उस भोज को। यानी कि ठीक है, जब एक विवाहित लड़की का पति गुजर जाता है तो उसका पिता बिना कुछ कर्मकांड के उस विवाहित महिला को किसी अन्य पुरुष के हाथों में देता है और अपनी बिरादरी के बीच एक भोज देता है जिसका नाम है लठ भरवा भोज आपका। ठीक है, तो यह इनकी क्या है? एक परंपरा है आपका। क्वेश्चन बन सकता है कि लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति के लोग देते हैं? तो थारू समुदाय में लठ भरवा भोज दिया जाता है। किसमें? थारू समुदाय में आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इनके धर्म की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके धर्म की। इनके धर्म की। तो दोस्तों, थारू समुदाय के संपूर्ण लोग किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म को मानते हैं थारू समुदाय के संपूर्ण लोग। ठीक है, इससे पहले जब हमने भोटिया पढ़ा था तो भोटिया समुदाय के जाड़ जनजाति को छोड़कर, भोटिया समुदाय में जाड़ उपजाति को छोड़कर संपूर्ण उपजाति के लोग किसको मानते थे? हिंदू धर्म को। जबकि जाड़ किसे मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। थारू समुदाय के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, और इनके मुख्य इष्ट देव कौन है? पछावन इनके मुख्य इष्ट देव हैं, वो खड़गाभूत इनके प्रमुख इष्ट देव है। यानी कि पछावन और खड़गाभूत को यह मुख्य रूप से पूछते हैं आपके। ठीक है, इनके प्रमुख इष्ट देव कौन है? खड़गाभूत और पछावन है। जबकि इनके राकत कौन से? जबकि इनके अन्य पूजित देवता कौन है? राकत, कलवा, कोरोदेव, भूमिया,
राकत, कलवा, कोरोदेव, भूमिया की ये पूजा अर्चना अपने जानवरों की रक्षा के लिए करते हैं। अपने जानवरों की रक्षा के लिए किसकी पूजा करते हैं? राकत, कलवा, कोरोदेव, भूमिया। ठीक है, जानवरों की रक्षा के लिए इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जानवरों की रक्षा के लिए। ठीक है, और इनके प्रमुख देव कौन से हैं? क्वेश्चन बन सकता है, इनके प्रमुख इष्ट देव कौन से हैं? तो पछावन और खड़गाभूत हैं। जबकि राकत, कलवा, कोरोदेव और भूमिया की जो पूजा अर्चना करते हैं वो अपनी जानवर की सुरक्षा के लिए करते हैं या उनकी रक्षा के लिए करते हैं। कौन? थारू समुदाय के लोग आपके। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनके त्योहार की। ठीक है, कुछ त्योहार थारू समुदाय में मनाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं हम त्योहार की। ठीक है, बात त्योहार की करते हैं हम। तो त्योहार की अगर बात करें दोस्तों तो थारू समुदाय में होली, दशहरा जो नॉर्मली सभी लोग मनाते हैं, होली, दशहरा, दीपावली, वो बजहर इनका एक प्रमुख त्योहार है, वो बजहर। ठीक है, दशहरा, बजहर ध्यान रखना। ठीक है, थारू समुदाय के लोग अपने त्योहार में होली, दशहरा, दीपावली व बजहर प्रमुख रूप से मनाते हैं। बजहर प्रमुख रूप से मनाते हैं। देखो दोस्तों, बजहर त्योहार का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आपने सुना तो होगा कि बजहर त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपने आंसर कभी मारा भी होगा, थारू समुदाय। लेकिन आपने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा कि बजहर त्योहार होता कैसा है, इसे किस रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसे गांव के बाहर, ठीक है, गांव के निकट एक वृक्ष के, गांव के निकट एक वृक्ष के नीचे, गांव के निकट एक वृक्ष के नीचे बैठकर खाना वगैरह महिलाएं बनाती हैं। यानी कि इस त्योहार के दौरान गांव के निकट एक वृक्ष के नीचे बैठकर महिलाएं खाना बनाती हैं और रात भर नृत्य गीत करती हैं। और रात भर क्या? रात भर नृत्य गीत करती हैं, नृत्य गीत करती हैं। यही क्या है? बजहर त्योहार है, इंपॉर्टेंट है। गांव के निकट एक वृक्ष के नीचे महिलाएं खाना बनाती हैं और रात भर नृत्य गीत करती हैं। यही क्या है? बजहर त्योहार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले बन चुका है कि कौन सी जनजाति बजहर नामक त्योहार मनाती है, लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा कि बजहर त्योहार का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो। आपको मैंने बता दिया है, अब आप वहां पर आंसर कर सकते हो अपना। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया कि बजहर त्योहार कैसे मनाया जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। तो बजहर त्योहार मुख्य रूप से ज्येष्ठ या बैसाख, यह त्योहार मुख्य रूप से आपका ज्येष्ठ या बैसाख माह, यह त्योहार मुख्य रूप से आपका ज्येष्ठ या बैसाख माह में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? बजहर नामक त्योहार आपका ज्येष्ठ या बैसाख माह में मनाया जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करें दीपावली की। ठीक है, एक त्योहार हमने देखा था इनका दीपावली, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आपको पता है कि हर समुदाय के लोग, जो भी जनजातियां वर्तमान में उत्तराखंड में निवास करती हैं, वो त्यौहार तो मनाती हैं दीपावली या होली का, लेकिन उसका स्वरूप कुछ अलग होता है, जिसे स्थानीय भाषा में ये कुछ और भी बोलते हैं। ठीक है, तो दीपावली त्यौहार को यह लोग कौन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीपावली त्यौहार को, इंपॉर्टेंट है, दीपावली त्यौहार को थारू समुदाय के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली त्यौहार को थारू समुदाय के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन यह अपने पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं। क्योंकि इस दिन यह अपने पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं, इसीलिए इस पर्व को यह शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कौन? थारू समुदाय के लोग आपका। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, होली का त्यौहार भी ये मनाते हैं, मैंने आपको बोला है। ठीक है, और होली के त्यौहार के अवसर पर, ठीक है, होली के त्यौहार के अवसर पर यहाँ के पुरुष और स्त्रियों द्वारा कौन सा नृत्य? खिचड़ी नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि होली के अवसर के दौरान, होली पर्व के अवसर के दौरान इनके पुरुष व स्त्रियाँ कौन सा नृत्य करती हैं?
खिचड़ी नृत्य, ठीक है, खिचड़ी नृत्य करती हैं, खिचड़ी नृत्य करती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खिचड़ी नृत्य कौन करती है? थारू समुदाय के लोग करते हैं। क्वेश्चन बन चुका है पहले भी कि खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? थारू समुदाय के लोग करते हैं। किस अवसर पर करते हैं? तो होली के अवसर पर इनके पुरुष और महिलाएं खिचड़ी नृत्य करते हैं आपका, ठीक है। इस समुदाय में आपका दो प्रमुख नृत्य भी प्रचलित हैं, ठीक है। दो प्रमुख नृत्य भी काफ़ी प्रचलित हैं, वो आपको परीक्षा वाणी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो सेजनी व लहचारी, सेजनी वह लहचारी नामक नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो थारू समुदाय के लोग क्या करते हैं? सेजनी और लहचारी नामक नृत्य करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा वाणी में नहीं मिलेगा, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। सेजनी और लहचारी नृत्य कौन करते हैं? थारू समुदाय के लोग ही करते हैं। और खिचड़ी नृत्य भी कौन करते हैं? थारू समुदाय के लोग ही करते हैं आपका, ठीक है। दोस्तों बात करें इनकी भाषा की, नेक्स्ट हमारा बात करें इनकी भाषा की, तो मुख्य विशिष्ट रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से यह कोई विशिष्ट भाषा नहीं बोलते हैं, मुख्य रूप से यह कोई विशिष्ट भाषा नहीं बोलते हैं। यह आपका अवधी कौन सी और आपका मिश्रित पहाड़ी, अवधी मिश्रित पहाड़ी मतलब जो आपका मिली जुली पहाड़ी जो आपका हर जगह बोली जाती है, मिश्रित पहाड़ी व नेपाली, ठीक है। आपका मैंने आपको बोला है ना कि जहाँ पर, ठीक है, नेपाल के सटे क्षेत्रों में अगर जो लोग रहते हैं थारू तो वो नेपाली बोलते हैं, ठीक है। अवधी मिश्रित पहाड़ी व नेपाली यह लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब नेपाली, मिश्रित पहाड़ी और अवधी भाषाएं यह बोलते हैं थारू समुदाय के लोग आपका, ठीक है। दोस्तों बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की, ठीक है, अर्थव्यवस्था की अगर इनकी बात करें, दोस्तों अर्थव्यवस्था की अगर इनकी बात करें तो मैंने आपको बोला था कि इनकी जीविका का जो प्रमुख आधार है वो यह क्या है? आपका कृषि पशुपालन व आखेट। आखेट किसे बोला है? मैंने आपको पहले बताया भी था, आखेट बोलते हैं शिकार को, शिकार करना। आखेट मतलब जंगलों में शिकार करना, ठीक है, वो मछली पकड़ना, ठीक है। आखेट, ठीक है, पशुपालन, कृषि, आखेट व मछली पालन, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है या इनकी जीविका का जो प्रमुख आधार है वह कृषि है, पशुपालन है, आखेट है व मछली पालन है। इनकी जीविका का क्या है? प्रमुख आधार है। और थारू समुदाय के लोग, ध्यान रखना, मुख्य रूप से कौन सी कृषि करते हैं? तो मुख्य रूप से ये धान की कृषि करते हैं। धान की खेती मुख्य रूप से कौन करते हैं? थारू समुदाय के लोग करते हैं। मैंने आपको बोला है कि थारू समुदाय के लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तराई क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि उधम सिंह नगर जिला हमारा क्या है? एक तराई क्षेत्र है या तराई जिला है। और तराई जिला में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है? तो धान की खेती की जाती है आपकी तराई जिले में आपका, ठीक है। तो दोस्तों यह था हमारा आज क्या? थारू समुदाय, ठीक है। थारू समुदाय के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना कर लेते हो, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं बनेगा आपका। भोटिया समाज हम कर चुके हैं, जौनसारी समाज हम कर चुके हैं, थारू समाज हम कर चुके हैं। काफ़ी डीप मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जनजाति से जुड़ी एक अन्य जाति जो बची हमारी, कौन सी बची है? अब हमारी बची है बोक्सा और राजी। तो इनमें से एक जनजाति को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।